अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे तशवीशी अमराज या एंजाइटी डिसऑर्डर को। एंजाइटी एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे ही सुनते हैं जैसे कि नज़ला ज़ुकाम के बारे में हम सुनते हैं। जो थोड़ी बहुत तशवीशी एंजाइटी होती है ये बहुत ज़्यादा काबिल चीज़ होती है, प्रोडक्टिव चीज़ होती है, क्योंकि ये हमें हमारी ज़िंदगी के मकासद हासिल करने के काबिल बनाती है और हमारी मदद करती है कि हम अपनी जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। उसकी वजह ये है कि देखिए, अगर आपके एग्जाम्स हैं एंड यू आर नॉट एंशियस अबाउट द एग्जाम्स, तो यू वॉन्ट प्रिपेयर फॉर इट, आप उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे और जाहिर है कि आप उसमें एक अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए एक ऑप्टिमम लेवल तक जो एंजाइटी है या तशवीश है वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो उस लेवल से तजावुज़ कर जाए जहाँ पर आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाए, तो वहाँ पर इस एंजाइटी को एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाएगा। जो तशवीश होती है उसके 3 पहलू हैं: वकूफ़ी, किरदारी और अज़वियाती। इसका मतलब ये है कि आपका सोचने के अंदाज में भी तशवीश का इजहार होता है, आपके बिहेवियर में, जैसे कि चेयर के आगे नोक पे बैठ जाना, चेयर के बिल्कुल एज पे बैठ जाना, अपने पैर हिलाना, ये एंजाइटी की निशानी है और जो किरदार से आपकी वाजिया हो रही होती है। इसी तरह से आपके दिल की धड़कन तेज हो जाना, आपके पसीने छूट जाना, आपकी आवाज़ से निकलना, ये अज़वियाती पहलू है। तो कोई भी शख्स जो एंजाइटी का शिकार होता है वो 3 लेवल पे एंजाइटी के शिकार होता है: एक कॉग्निटिव लेवल पे, दूसरा बिहेवियर लेवल पे और तीसरा ऑर्गेनिस्मिक लेवल पे। और अगर आप तशवीश को या एंजाइटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको अपनी सोचों पे कंट्रोल करना होगा और अपनी गैर मंतकी जो सोचें हैं वो उनको ख़त्म करना होगा। इसी तरह से अपने जो एंशियस बिहेवियर्स हैं उनको कंट्रोल करना होगा, जैसे रिलैक्स मैनर में आपका बैठना, बहुत ज़्यादा आपका बैठने का जो अंदाज है, पोस्चर है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू कंट्रोल योर एंजाइटी। इसी तरह से अपनी उज़वियती तब्दीलियाँ, आपके जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो रही है, पसीने छूट रहे हैं, तो ये अपनी जो जिस्मानी अलामात हैं उनको भी कंट्रोल करना, इससे आप अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके को बायोफीडबैक का तरीका कहा जाता है। तशवीशी अमराज कई इकसाम के होते हैं, जिसमें पैनिक डिसऑर्डर या इज़्तिरारी आर्ज़ा है, बेजा खौफ है, फोबियाज इन्हें कहते हैं, ख़त्म-ए-ज़ इजबारी अफ़आल हैं जिन्हें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसी तरह से शदीद इज़्तिरारी आर्ज़ा है और इसके अलावा बाद सानियाती आर्ज़ा है और अमूमी तशवीश का आर्ज़ा है। बाद सानियाती आर्ज़ा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हम पहले से पढ़ चुके हैं। अमूमी तशवीश का आर्ज़ा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो आज हम पढ़ेंगे पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। पैनिक डिसऑर्डर या इज़्तिरारी आर्ज़ा, इससे मुराद नाकाबिले वज़ाहत और नाकाबिले बर्दाश्त तशवीश का अचानक हमला है। मतलब कि आपको नहीं पता कि क्यों आप तशवीश का एकदम से शिकार हो गए, लेकिन वो आपकी बर्दाश्त से बाहर होता है और आप उसको वज़ाहत भी नहीं कर सकते कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ। इसमें बहुत सी अलामात होती हैं, जैसे कि गले का घुटना, सांस का घुटना, सीने में जलन, चक्कर का आना, पसीने आना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, वहशत होना, खौफ होना, जिस्म में सख्त गर्मी या सख्त सर्दी की अलामात का ज़ाहिर होना। ये हफ्ते में एक दफ़ा या इससे ज़्यादा पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक आपको हफ्ते में एक या उससे ज़्यादा दफ़ा हो सकता है और इसका दौरानिया कुछ मिनट्स का भी हो सकता है और कुछ घंटों का भी हो सकता है। ज़्यादातर औरतें देखी गई हैं कि औरतें पैनिक डिसऑर्डर का ज़्यादातर शिकार होती हैं और यूजुअली ये एडोलेसेंट एज में, बलूगत में शुरू होता है और जिन लोगों को ये आर्ज़ा लाहक होता है उनमें ये भी चीज़ देखने में आई है कि ये खुली जगहों के शदीद खौफ में मुब्तला होते हैं। मसलन कि वो ऐसी किसी भी जगह पर नहीं जा सकते जहाँ पर उन्हें लगता है कि मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊँगा, जैसे बाज़ार नहीं जा सकते, सिनेमा नहीं जा सकते, लिफ्ट इस्तेमाल करना उनके लिए मुश्किल होता है, मॉल्स में नहीं जा सकते, अवामी
तफरीह गाहों पे नहीं जा सकते। इसकी वजह ये है कि उन्हें लगता है कि अगर कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो मैं यहाँ से जल्दी निकल नहीं सकूंगा। इसमें हमें जेनेटिक जो अफ़ाल हैं, जेनेटिक जो एक एविडेंस भी मिलता है, अर्सी एविडेंस से कहा जाता है कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं उनमें आइडेंटिकल ट्विन्स का तकरीबन जेनेटिक मेकअप एक जैसा होता है। तो ये देखने में आया है कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं उनमें ये शरह ज़्यादा होती है दूसरे बहन भाइयों की निस्बत। तो इसका मतलब है कि ये आपके जीन्स में भी ट्रांसफर होता है। इसका जो सबसे मौजू तरीका इलाज है वो किरदारी तरीका इलाज है। बिहेवियर जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि एंजाइटी कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा की इंडिकेटर है कि व्हाट इज योर पोस्चर, आर यू इन अ रिलैक्स्ड पोस्चर और इन एन एंग्शियस पोस्चर। तो अगर आपका पोस्चर रिलैक्स नहीं है तो डेफिनेटली आपको एंजाइटी होगी। जो दूसरा डिसऑर्डर है वो फोबिक डिसऑर्डर है, बेजा खौफ या तरसनाकियों का इसको तरसनाकियाँ कहा जाता है। ये बिल्कुल गैर मंतकी खौफ होता है जो फ़र्द अपनी ज़िंदगी में महसूस करता है। देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम सबको डर लगता है, जैसे छिपकली से डर लगना, सांप से डर लगना, अंधेरे से डर लगना, लेकिन वो डर इतना ज़्यादा हो जाना और इतना गैर मंतकी हो जाना कि आप बिल्कुल वो आपको मफलूज कर दे और आप अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा अफ़ाल को सरअंजाम ना दे सकें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने घर में एक कमरे में छिपकली देखी है तो आप उस कमरे में जाएँ ही ना 10 दिन के लिए कि जी वहाँ पे मैंने छिपकली देखी है। तो ये एक गैर मंतकी, गैर यकीनी खौफ है और ये ज़िंदगी को मफलूज कर देता है। कोई भी ऐसा खौफ जो आपकी ज़िंदगी में आपको आपके रोज़मर्रा के काम करने से रोक दे, वो सब का सब खौफ बेजा खौफ या फोबिक डिसऑर्डर में आ जाएगा। ये किसी वजह से या वजह के बगैर किसी भी सूरत-ए-हाल, किसी भी वाक़या, किसी भी जगह, किसी भी शख्स के मुतालिक पाया जा सकता है। इसमें 3 बड़ी इक़साम हैं, मख़सूस स्पेसिफ़िक फ़ोबिया है, मख़सूस बेजा खौफ, समाजी बेवजह खौफ, सोशल फ़ोबिया है और तीसरा एगोराफ़ोबिया है। मख़सूस बेजा खौफ या स्पेसिफ़िक फ़ोबिया के अंदर होता इस तरह से है कि कुछ ख़ास चीज़ें या सूरत-ए-हाल होती हैं जिनसे बेहद खौफ महसूस किया जाता है, जो मैंने पहले ज़िक्र किया, साँप, कुत्ते, हशरात, छिपकली, बिल्ली, चूहे या कुदरती माहौल जैसे बुलंदी, पहाड़, पानी, सीढ़ियाँ, तूफ़ान, इन सब से खौफ महसूस होता है और इतना ज़्यादा खौफ महसूस होता है कि शख्स अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को जो मुख्तलिफ़ अफ़आल हैं उनको सही तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर सकता। इसके इलाज के लिए एक तरीका इस्तेमाल होता है दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइज़ेशन या एदाम तहसीस इसे कहा जाता है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइज़ेशन के अंदर होता इस तरह से है कि जो थेरेपिस्ट है वो अपने क्लाइंट को कहता है कि आप लिस्ट बनाएँ कि आपको सबसे ज़्यादा खौफ किससे आता है, उसके बाद सबसे कम खौफ किससे आता है और इस तरह से जो एक हायरार्किकल ऑर्डर में आप सिचुएशंस नोट डाउन कर लेते हैं और फिर सबसे कम खौफ वाली सिचुएशन से एक्सपोज कराया जाता है और उसे कहा जाता है फील द एंजाइटी एंड कोप विद द एंजाइटी। जब वो उस सबसे कम खौफ वाले सिचुएशन से एंजाइटी कोप करना सीख जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको ऊपर वाले दर्जों तक लेकर आया जाता है। जो दूसरा तरह का खौफ है वो है समाजी बेजा खौफ या सोशल फोबिया। इसमें समाजी सूरत-ए-हाल से शख्स खौफज़दा होता है। इसको सोशल सिचुएशंस में खाने-पीने, बोलने पे, समाजी तक़रीबात में शिरकत से खौफ महसूस होता है और ये बचपन से लेके जवानी तक होता है और इसके लिए कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। ऑटो सजेशन एक बहुत अच्छा तरीका है। ऑटो सजेशन ये तरीका है जिसमें कि क्लाइंट को सिखाया जाता है कि आपने शीशे के सामने खड़े होकर खुद को सजेस्ट करना है कि कोई भी सिचुएशन आप कंट्रोल कर सकते हैं, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
تو बार बार जब आप शीशे के कोई भी क्लाइंट अब शीशे के सामने खड़े होके कहता है कि मैं इस सोशल सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अच्छा इंटेलिजेंट हूँ, स्मार्ट इनफ हूँ कि मैं कोई भी सिचुएशन कंट्रोल कर सकता हूँ, तो ऑटो सजेशन का जो एक मेथड है ये सोशल फोबिया को काउंटरैक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ है। इसी तरह से खुली जगहों का खौफ, अगोराफोबिया। खुली जगहों का खौफ से मुराद ये है कि जो हमने पहले पैनिक डिसऑर्डर में पढ़ा कि ये पेशेंट्स भी अगोराफोबिया का शिकार होते हैं। अगोराफोबिया में शख्स हर उस सिचुएशन से अवॉइड करते हैं या बचने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उन्हें लगे कि वो वहाँ से उनका एस्केप मुश्किल है, वो बाहर नहीं निकल सकते। जैसे बहुत ज़्यादा हजूम वाले इलाके हो गए, बाज़ार हो गया, मॉल्स हो गए, लिफ्ट्स हो गई, जहाँ पे उन्हें लगता है कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो मैं यहाँ से जल्दी नहीं निकल पाऊँगा। वहाँ पर वो शख्स अगोराफोबिया का शिकार होता है। इसका जो तरीका है वो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन ही है, जो कि मैंने पहले आपसे ज़िक्र किया कि इसमें आप एक लिस्ट बनवाते हैं। लिस्ट में होता है कि आपने अपने सारे खौफ को रेटिंग करनी होती है कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है और इस सिचुएशन में इतना डर लगता है, रेट करते हैं। जो सबसे कम रेटिंग वाला होता है, जहाँ पे सबसे कम खौफ आपको महसूस होता है, उससे सबसे पहले आपको इंटरेक्शन कराया जाता है और आपकी जो अब कहा जाता है कि इसको एंजाइटी को फील करें और इसको कोप करें। तो अगोराफोबिया का भी जो एक बेहतरीन इलाज है वो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन ही है। जो एक तीसरा डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर है, पहला है पैनिक डिसऑर्डर, दूसरा है फोबिया और तीसरा है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें अमूमी तशवीश या परेशानी होती है। इसमें शख्स को पता नहीं होता कि मैं परेशान क्यों हूँ और क्या वजह है जो मुझे परेशान किए हुए है, मैं किस बात को सोच के इतना ज़्यादा अपने अपने आप को डिस्टर्ब किए हुए हूँ। ये विरासती तौर पे होता है, इसका आगाज़ बचपन से होता है, लड़कपन से भी हो सकता है और यूजुअली ये उन लोगों में होता है जो हर वक़्त स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हैं। इसकी जो नॉर्मल अलामात हैं उनमें गैर महसूस तशवीश मतलब कि मखसूस तशवीश मतलब कि आपको नहीं पता कि व्हाई यू आर फीलिंग एंजाइटी, आपको क्यों एंजाइटी हो रही है, बेचैनी हर वक़्त की, थकावट, इनअटेंशन, इसी तरह से इज़्तिरारी हरकत, खिंचाव, नींद में खलल। इसमें इस मर्ज़ में मुब्तला जो फ़र्द होता है वो छोटी-छोटी बातों और ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात से बेचैन हो जाता है और इसका जो इलाज है वो ये है कि आप ऑटो सजेशंस दे सकते हैं, नफ्सियाती तरीके इलाज से इसका अच्छा इलाज हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स भी दी जाती हैं ताकि जनरलाइज एंजाइटी पे काबू पाया जा सके। चौथा जो एंजाइटी डिसऑर्डर है दैट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दो हम पहले पढ़ चुके हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये जो चौथा एंजाइटी डिसऑर्डर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये DSM-4 TR में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर था, लेकिन अब जो न्यू DSM-5 आई है उसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है वो एक अलहदा कैटेगरी है, वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर नहीं आता। इसमें होता इस तरह से है कि मरीज के दिमाग में लगातार नाकाबिले ज़ब्त ख्यालात आते रहते हैं। इन जो लगातार ख्यालात आते हैं इनको खब्त कहा जाता है और इन ख्यालात से निजात के लिए वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता रहता है और इस एक्शन जो परफॉर्म करते हैं इसको जब्र कहते हैं। अब देखने में तो लग रहा है कि ये बड़ा ही कोई क्या ख्याल आया, आपने कोई काम कर दिया, लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी में ऐसे होता है जैसे हम लोगों की भी ज़िंदगी में अक्सर ख्याल आते हैं कि मैंने चूल्हा बंद किया, चूल्हा बंद नहीं किया, लॉक लगाया था या लॉक नहीं लगाया था और फिर हम उसको चेक भी करते हैं। लेकिन इन लोगों का मसला ये होता है कि अगर इनके दिमाग में ये ख़्याल हो तो ये बार-बार 100 दफ़ा भी चेक कर लेंगे तब भी उनके दिमाग में वो ख़्याल बार-बार आ रहा होता है। ये मुख्तलिफ़ तरह के ख़्यालात हो सकते हैं, सफाई से रिलेटेड हो सकते हैं जिसमें कि हाथ मुँह धोना, फ़र्श, बर्तनों की सफाई,
ایک एग्जांपल थी कि एक मदर को अपने बच्चे के पैम्पर से रिलेटेड इतना ज़्यादा खप सवार था, इतने ज़्यादा थॉट्स आते थे कि उसने तो धो के उसका जो स्किन है उसको साबुन से धो के बिल्कुल ड्राई कर दिया हुआ था और ख़राब कर दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा बार बार जो ये ख्यालात आते हैं और जो अजबारी अफ़ाल ये मरीज़ परफ़ॉर्म करते हैं, ये इनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा हद तक मुतासिर कर रहे होते हैं। इसकी कुछ अलामात हैं जिसमें तशवीश, एंग्ज़ायटी होती है, इसमें अफ़सरदगी, डिप्रेशन होता है, एहसास गुनाह, गिल्ट होता है, फ़रारियत होती है, अवॉइडेंस होती है। ये इसका आगाज़ बचपन बलूगत में हो सकता है और इसका जो एक बड़ा ऑथेंटिक सॉल्यूशन है वो थॉट स्टॉपिंग एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन है। थॉट स्टॉपिंग के जो आपकी ऑब्सेशंस आ रही हैं आप उनको स्टॉप करें एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन के वो जो आपने कंपल्शन परफॉर्म करनी है आप उसको परफॉर्म ना करें। तो इनको इस चीज़ पे प्रैक्टिस कराई जाती है कि थॉट आती रहे आपने किसी भी किस्म की कोई भी कंपल्शन परफॉर्म नहीं करनी, रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करना है। तो थॉट स्टॉपिंग और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन इसका एक मौसर इलाज है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर 6 डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर हमने पहले डिस्कस कर लिया था। आज हमने डिस्कस किया पैनिक डिसऑर्डर, फोबिक फोबियाज डिस्कस किए और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें मुख्तलिफ तरह के जो फोबियाज हैं, फोबियाज में भी आगे 3 तरह की इकसाम है, सोशल फोबिया है, एगोराफोबिया है और स्पेसिफिक फोबिया है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिसऑर्डर के कौन-कौन सी अलामात होती हैं और कौन से डिसऑर्डर के लिए कौन सा तरीका इलाज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू। आज के लेक्चर में यही था। जो भी क्वेश्चन हो वो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं।